ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। चीज़ों को संभालने में अक्सर लोग सफल होते होते असफल हो जाते हैं। अगर कोई अंत में उतना ही सजग रहे जितना वह आरंभ में था, तो असफल नहीं हो सकता है। लाओ त्से ने कहा है। और आप लोग जब शुरुआत करते हैं अपनी तैयारी की, उस समय क्या लेवल होता है आप लोगों का, कितना जुनून होता है आप लोगों के अंदर, लेकिन कुछ महीने के अंदर वो जुनून खत्म होता जाता है। अगर आप सोचिए कि शुरुआत में जितना जुनून था, आपको अपने काम के प्रति प्यार था, अपनी पढ़ाई के प्रति प्यार था, अगर वो उस तरह का हमेशा रहे तो क्या नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा? 100% आएगा, मैं कह रहा हूं, लिख के ले लीजिए। कपास के धागों में उलझे किसान, ये आप देखेंगे कि भारत कभी विश्व में कपास का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक था। निर्यात का मतलब होता है बेचना, ठीक है। मगर आज कपास उत्पादन गंभीर संकट से जूझ रहा है, और यह संकट न केवल किसानों की आजीविका पर खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और वस्त्र उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। कपास भारत की महत्वपूर्ण नकदी फसल है और जिसका देश की कृषि अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। यह लाखों किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए आय का मुख्य स्रोत भी है। इसके अलावा यह भारतीय वस्त्र उद्योग की रीढ़ की हड्डी है, जो देश के सबसे बड़े रोजगार सृजन क्षेत्रों में से एक है। सदियों से भारत में उच्च गुणवत्ता वाली कपास का उत्पादन किया गया और वैश्विक बाजार में प्रमुख स्थान बना रखा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कपास उत्पादन कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, और जिससे इसके उत्पादन में गिरावट आई है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कीटों का प्रकोप, मिट्टी की उर्वरता में कमी, पानी की कमी, बढ़ती लागत और बाजार की अस्थिरता जैसे कारकों ने मिलकर इस संकट को जन्म दिया है। इस संकट का सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिति, वस्त्र उद्योग में प्रतिस्पर्धा और अंततः देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन भारतीय कृषि के लिए एक बड़ा खतरा बना है। कपास उत्पादन भी इससे अछूता नहीं है। अनियमित वर्षा, अत्यधिक गर्मी, सूखा और बाढ़ में से कपास की फसल बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लंबे समय तक सूखे के कारण सिंचाई के लिए पानी की कमी हो जाती है, और जबकि अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती हैं। बदलते मौसम के कारण कीटों और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है, और जिससे फसल की पैदावार, गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही है। दरअसल कपास की फसल विभिन्न प्रकार के कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशील होती है, और इसमें सबसे प्रमुख है गुलाबी वाल बमे, और जिसने हाल के वर्षों में देश के कई कपास उत्पादक क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। वेटी कपास जैसे वाल वर्म के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जेनेटिक रूप से संशोधित किया गया था। शुरू में काफी सफल रहा, लेकिन धीरे धीरे कीटों ने इसके प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। इसके अलावा सफेद मक्खियां, अन्य बीमारियों ने भी कपास की फसल को नुकसान पहुंचाया है, और आप देखते हैं कि जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान एक तरह से उठाना हुआ है। क्या है? आर्थिक नुकसान हुआ है। लगातार एक ही प्रकार की फसल उगाने और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण देश के कई कपास उत्पादक क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी हो गई है, जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता कम हो गई है, और इसके परिणामस्वरूप कपास की पैदावार में गिरावट आई है और उत्पादन लागत बढ़ गई है। कपास पानी की खपत वाली खपत है। भारत के कई कपास उत्पादक क्षेत्र पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं। भूमि स्तर में गिरावट और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में कमी के कारण किसानों को कपास की खेती करने में कठिनाई हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे की प्रवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। कपास की खेती की लागत पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है। बीज और उर्वरक, कीटनाशक और श्रम की लागत में वृद्धि के कारण किसानों के लिए कपास की खेती करना महंगा हो गया। इसके अलावा कीटों और बीमारियों के प्रकोप के कारण किसानों को अतिरिक्त कीटनाशक खरीदने और उनका उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और जिससे उत्पादन लागत और बढ़ जाती है। कपास की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, और जिससे किसानों के लिए अपनी उपज की बिक्री से स्थिर आय प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। कई बार किसानों को अपनी फसल को लागत से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और जिससे उन्हें भारी नुकसान होता है। सरकारी समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था भी सभी किसानों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पाती है। कई क्षेत्रों में किसानों को नकली या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों का सामना करना पड़ता है, जिससे फसल की पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। बढ़ती लागत के कारण कई किसान कर्ज के जाल में फंस गए हैं।
कपास के उत्पादन संकट से निपटने तथा कपास किसानों और वस्त्र उद्योग के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और एकीकृत कीट प्रबंधन जैसी तकनीक अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कपास की खेती में पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के उपायों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कीटों और बीमारियों के प्रकोप से निपटने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य मिले यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी बाजार समर्थन प्रणाली और मूल्य स्थिर रखने के उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। सरकारी खरीद केंद्रों को मजबूत किया जाना चाहिए। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब आप देखिए, समस्याएं हैं तो उनके समाधान बताए जा रहे हैं आपको। यही तो आंसर राइटिंग में लिखना है, यही तो निबंध में आपको लिखना होता है। किसानों को आसानी से और उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी बीज उत्पादन वितरण प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है और नकली और निम्न गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री रोकने के लिए सख्त नियम कानून लागू किए जाने चाहिए। कपास की खेती से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान विकास में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है और इसमें नए किस्मों का विकास, कीट और रोग प्रबंधन की बेहतर तकनीक और टिकाऊ कृषि पद्धतियां शामिल हैं। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण और बाजार की जानकारी के बारे में शिक्षित और प्रशिक्षित करना आवश्यक है। क्या महत्वपूर्ण है, भारत में कपास उत्पादन का संकट गंभीर चुनौती है और जिसका सामना आप देखते हैं कि देश के किसान, वस्त्र उद्योग और अर्थव्यवस्था कर रही है और इस संकट का किसानों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि सही नीतियों और रणनीतियों को अपनाकर इस संकट से निपटा जा सकता है। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, पानी के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना, कीटों और बीमारियों के प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीतियां विकसित करना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना, बाजार समर्थन सुनिश्चित करना और किसानों को शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना कुछ महत्वपूर्ण कदम है जो कपास उत्पादन को फिर से पटरी पर लाने में मदद कर सकते हैं। आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे देश के किसानों की सच में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं होना चाहिए। सहयोग में असंतुलन, क्या सहयोग में संतुलन की बात हो रही है। समाज में यह धारणा प्रचलित है कि जो व्यक्ति मांगता है वह सक्षम नहीं होता है। हमें यह डर रहता है कि अगर हम किसी से मदद मांगी तो कहीं लोग हमें कमजोर ना समझ लें। वास्तव में जरूरत के वक्त मांगना कोई कमजोरी नहीं बल्कि यह आत्मविश्वास की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह न केवल हमारी विनम्रता, स्वीकारता को दर्शाता है बल्कि हमारे सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया को भी मजबूती प्रदान करता है। इंसान सामाजिक प्राणी है और सामाजिकता के मूल में सहयोग का भाव होता है। पहले मैं देखता हूँ हमारे गाँव में जहाँ मैंने जन्म लिया, वहाँ आप देखते हैं कि मेरा जन्म हुआ। अब आप देखेंगे वहाँ एक दूसरे से जरूरत रहती थी, शादियाँ हो रही, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई सुख का माहौल हो, दुख का माहौल हो, सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। आजकल आप देखते हैं वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, और वो आप देखते हैं जो एकता थी वो एक खत्म होती जा रही है। कोई भी व्यक्ति जीवन की हर समस्या का समाधान खुद नहीं कर सकता है, इसलिए समय समय पर सहायता देने के साथ साथ सहायता मांगना, मार्गदर्शन लेना या अपनी जरूरतों स्पष्ट करना जीवन का एक भाग है। हर क्षेत्र में ऐसा समय आता है जब मदद मांगना जरूरी हो जाता है, चाहे वह शिक्षा हो, कार्यक्षेत्र हो, संबंध हो या भावनात्मक स्थिति। अगर थॉमस एडिसन ने अपने समय में अन्य वैज्ञानिकों से सलाह लेना आवश्यक ना समझा होता तो क्या वे अपने आविष्कारों में सफलता प्राप्त कर पाते, या फिर अब्राहम लिंकन ने अपने राजनीतिक जीवन में अपने सलाहकारों से मार्गदर्शन लेने में संकोच किया होता तो क्या वे अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में गिने जाते। इतिहास गवाह है कि जो लोग समय पर सही व्यक्ति से उचित सहयोग मांगते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बात स्पष्ट हो, क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किसके लिए चाहिए। मांगना तभी प्रभावशाली बनता है जब उसमें स्पष्टता के साथ ही आत्मसम्मान का भी संतुलन हो। अस्पष्ट मांगें भ्रम उत्पन्न करती हैं और सामने वाले को असहज बनाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र अपने शिक्षक से कहे कि मुझे आपकी मदद चाहिए तो यह वाक्य अधूरा है, लेकिन अगर वही छात्र कहे कि सर मुझे गणित के इस अध्याय में समस्या हो रही है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं, तो यह स्पष्ट मांग है और विनम्र और उद्देश्यपूर्ण होगी। मांगने के साथ साथ विनम्रता और कृतज्ञता की आवश्यकता है, और जब आप देखते हैं कि कोई हमारी मदद करता है तो उसे धन्यवाद देना हमारे संस्कारों और सामाजिकता का हिस्सा होना चाहिए। धन्यवाद कहना केवल औपचारिक नहीं, यह उस व्यक्ति के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है और इससे सामने वाला व्यक्ति भविष्य में भी आप देखते हैं कि भविष्य में भी सहायता के लिए तैयार रहता है।
मगर यह भी जरूरी है कि हमें आत्मनिर्भरता और मांगने के बीच का संतुलन बनाए रखें। और बार बार छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना हमारी छवि को कमजोर कर सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही मदद मांगना चाहिए। खुद को सक्षम बनाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यह प्रक्रिया हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है और हमें स्वतंत्र बनाती है। कई बार लोग इसलिए मदद मांगने से डरते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मदद मांगी और सामने वाले ने मना कर दिया तो वे अपमानित महसूस करेंगे या कहीं उनका मजाक ना बनाया जाए। और इस डर से निपटने के लिए यह समझना आवश्यक है कि अस्वीकृति हमारी योग्यता का नहीं बल्कि सामने वाले की परिस्थिति का संकेत हो सकता है। जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति हमारी मदद नहीं करना चाहता है। संभव है कि उस समय असमर्थ हो और मांगने की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए हमें छोटे अनुरोधों से शुरुआत कर सकते हैं और इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है। और जब हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो हमारा डर कम होता है। जैसे दफ्तर में किसी सहकर्मी से काम में छोटी सी मदद मांगना या फिर घर में किसी सदस्य से थोड़ी सहायता लेनी धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और हम बड़े विषयों पर भी बिना झिझक बात कर पाते हैं। मांगना केवल संवाद नहीं बल्कि आत्म चर्चा का भी हिस्सा है। और आप देखिए, जब हम स्वयं से कहते हैं कि हमें अब सहायता की ज़रूरत है, तब हम आत्म स्वीकृति का भाव हमारे भीतर मजबूती लाता है। और सामूहिकता को महत्व देने वाली संस्कृतियों जैसे भारत और जापान में लोग सामाजिक जुड़ाव और आपसी सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। वहीं सहायता मांगना सामान्य बात मानी जाती है और इसे रिश्तों को गहरा करने का माध्यम समझा जाता है। इसके विपरीत अमेरिका, यूरोप जैसी व्यक्तिवादी संस्कृतियों में आत्मनिर्भरता को प्रमुखता दी जाती है और फिर भी वहाँ परामर्श लेना, नेटवर्किंग करना और सहयोगात्मक सोच को सकारात्मक रूप में लिया जाता है। कुल मिलाकर अगर मांग सम्मानजनक पूर्वक और समझदारी से की जाए तो उसका असर हर संस्कृति में सकारात्मक होता है। जब हम मदद मांगते हैं तो हमारे पास नए दृष्टिकोण आते हैं। हम ऐसी बातों को समझ पाते हैं जो अकेले सोचने से शायद ना समझ पाते हैं। और इसके अतिरिक्त कई बार ऐसे अवसर बनते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। नए संपर्क, नए अनुभव और नए रास्ते खुलते हैं और यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और एक परिपक्व सोच विकसित करता है। मांगने की प्रक्रिया तभी सार्थक होती है जब हम स्वयं भी देने के लिए तत्पर हों। और अगर हम केवल दूसरों से सहायता लेते रहें और ज़रूरत पड़ने पर पीछे हट जाए तो इससे जीवन का संतुलन प्रभावित होता है। और आप देखेंगे, दूसरों को कुछ देना केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं है बल्कि यह हमारी मानवता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। और जब हम किसी को की मदद करते हैं तो ना केवल आप देखते हैं कि सामने वाले को राहत मिलती है बल्कि हमें भी आंतरिक संतोष और खुशी की अनुभूति होती है। देख रहे हैं आप लोग। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। ये आप देखिए, विवादों के घेरे में तो आप देखेंगे कि अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली, उनका हर कदम विवादों में घिर जाता है। अभी हार्वर्ड विश्वविद्यालय का अनुदान रोकने का पर विवाद थमा भी ना था कि विभिन्न विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की 1000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का वीजा रद्द किए जाने को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। और देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हुए इस तरह के फैसले ले रहे हैं कि उनकी दुनिया भर में चर्चा भी हो रही है। और फिर कब पीछे हट जाते हैं, कब आगे बढ़ जाते हैं अपने फैसलों पर, भगवान भरोसे चल रहा है एक तरह से। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखिए यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगा। न्यूयॉर्क शहर भी आपको यूएसए में ही देखने को मिलेगा। और इन विद्यार्थियों में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, मैरीलैंड और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे सार्वजनिक संस्थानों के विद्यार्थी भी शामिल हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को कहना है कि उन्हें गलत तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्रालय की इस कार्रवाई को अदालतों में चुनौती दी है, मगर विदेश मंत्रालय का कहना है कि कानून का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों को सजा भुगतना पड़ेगी, उन्हें देश से निकाला जा सकता है। अमेरिकी विदेशी विभाग के इस कदम से उन विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उन्हें बीच में अपनी पढ़ाई छूटने का भय सताने लगा है। इन विद्यार्थियों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है और उसके आप देखिए बाद चीनी विद्यार्थियों की संख्या है। शैक्षणिक संस्थानों का कहना है कि कुछ विद्यार्थियों के खिलाफ यातायात उल्लंघन जैसे पुराने मामलों के आधार पर कार्रवाई की गई, जबकि कुछ विद्यार्थियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में हुए आंदोलन में हिस्सा लिया था। सही है कि कोई भी देश बाहरी नागरिकों को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता है कि वे वहां के नियम कायदों का उल्लंघन करें। अमेरिकी विदेश विभाग इस बात को लेकर सख्त है कि बाहरी विद्यार्थी शिक्षण संस्थानों के परिसरों तक सीमित रहें और अमेरिकी कानूनों का पालन करें। पहले ही ट्रंप प्रशासन की सख्ती और कटौती के कारण मार्च से
मार्च से अब तक विद्यार्थी वीजा करीब, ये आप देखते हैं कि क्या करीब 30% की कमी आई है, मगर अब वहां पढ़ने गए विद्यार्थियों के खिलाफ पुराने मामले तलाश रहे हैं कर उन्हें बाहर करने का अभियान चलेगा, तो स्वाभाविक रूप से उनमें भय और अनिश्चितता का वातावरण बढ़ेगा। भारत आदि देशों से बहुत सारे विद्यार्थी इसके लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों संस्थानों में दाखिला लेते हैं। वहाँ पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है, वहाँ से डिग्रियां लेकर उन्हें बेहतर नौकरियों के अवसर भी मिल जाते हैं। मगर ट्रंप प्रशासन की नई नीतियों के कारण बाहरी विद्यार्थियों का प्रवेश काफी कम हो जाएगा। जाहिर है कि इससे वहां के संस्थानों पर भी असर पड़ेगा। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप H1 वीजा पर सख्ती को लेकर विरोध झेल चुके हैं। अब विद्यार्थी वीजा पर भी वैसा ही वातावरण बनता दिख रहा है। ऐसा नहीं कि अमेरिकी शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने गए दूसरे देशों के विद्यार्थी पहले किसी गाफलत में या किन्हीं अन्य कारणों से कानूनों का उल्लंघन नहीं कर बैठते थे, पर तब उन्हें इस तरह निर्वासन की धमकी कभी नहीं झेलनी पड़ी। अब जिस तरह से उन्हें देश छोड़ने को कहा जा रहा है, उससे ट्रंप प्रशासन की राजनीति की, ये आप देखिए, राजनीति समान शुल्क संबंधी राजनीति ही, ये आप देखिए, जाहिर होती है। और समान शुल्क संबंधी नीति के चलते ट्रंप अभी गंभीर विवादों में घिरे हुए हैं, जिसे लेकर खुद अमेरिकी लोग सड़कों पर उतर गए चुके हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई शासक हो जिसे इस तरह अपने हर फैसले का विरोध का सामना करना पड़ रहा हो। और मगर ट्रंप अब भी शायद थोड़ा ठहर कर विचार करने और फिर आगे बढ़ने के सिद्धांत पर अमल करते नजर नहीं आ रहे हैं। लोकतंत्र में जब भी एक व्यक्ति के मनमाने फैसले पर सब पर थोपे जाने लगते हैं तो इसी तरह विवाद पैदा होता है। संस्कृति का संरक्षण, दुनिया भर में अतीत की घटनाएं, समकालीन उपलब्धियों, सामाजिक सांस्कृतिक ढांचों आदि के बारे में जितना भी समझना संभव हो सकता, उसका सबसे अहम नजरिया उन संदर्भों का दस्तावेजीकरण है जो हर दौर में किसी न किसी रूप में तत्कालीन संदर्भों को दर्ज और संरक्षित किया जाता रहा है। और इसी क्रम में आज संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड यानी विश्व स्मृति रजिस्टर में उन अहम दस्तावेजों को शामिल किया जाता है जिनका वैश्विक महत्व है, जो दुनिया भर के लोगों के लिए उपयोगी है। इस क्रम में विश्व धरोहर दिवस के मौके पर भारत के लिए एक बार फिर गर्व का क्षण सामने आया जब यूनेस्को ने भगवद गीता भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया है। इन ग्रंथों का महत्व स्वयं सिद्धि रहा है और अब इन्हें यूनेस्को की सूची में दर्ज किए जाने की दरअसल भारत की समृद्ध संस्कृति को वैश्विक स्तर पर मिल रही मान्यता के तौर पर देखा जा सकता है। यूनेस्को के बारे में याद रखिए, इस तरह की संस्थाओं से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जाहिर है कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भगवद गीता और नाट्य शास्त्र सहित अब हमारे देश के 14 अभिलेखों को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया जा चुका है। इस रजिस्टर में दुनिया के उन ऐतिहासिक दस्तावेजों, पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, चित्रों, फिल्मों, ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि को शामिल किया जाता है और जिनका आप देखते हैं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महत्व होता है। और इस क्रम में भगवद गीता और नाट्य शास्त्र भी दुनिया की धरोहरों में दर्ज हो गए हैं और इससे अतीत के इन विरासती ग्रंथों को सुरक्षित रखने में भी मदद मिल सकती है। और गौरतलब है कि भगवद गीता एक प्रतिष्ठित धर्म ग्रंथ और आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। वहीं नाट्य शास्त्र में संगीत के साथ साथ साहित्य की कई विधाओं, प्रदर्शन कलाओं को सूक्ष्मता से दर्शाया गया है। ये ग्रंथ भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल होने के बाद स्वाभाविक ही वैश्विक स्तर पर इन ग्रंथों के जरिए भारतीय संस्कृति और कलात्मक उत्कृष्टता को जानने समझने में लोगों की रुचि, एक तरह से आप देखते हैं कि रुचि बढ़ेगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, जरूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।